वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में कहानी लेखन से संबंधित 5 सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक अच्छी कहानी के गुण बताइए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न को बहुत ही आराम से समझना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि एक अच्छी कहानी के गुण बताइए, यानी एक अच्छी कहानी में क्या क्या गुण होने चाहिए। या यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने ऐसे पॉइंट बनाए कि आप दोनों में लिख सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छी कहानी के क्या क्या गुण होंगे, यह कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक अच्छी कहानी में क्या क्या गुण होते हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बहुत टफ शब्दों का प्रयोग करोगे, कठिन शब्दों का प्रयोग करोगे, तो पढ़ने वाला उसे समझ ही नहीं पाएगा। कहानी में संदेश होना चाहिए, कहानी में जरूर कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए, कहानी में सच्चाई होनी चाहिए। आप जो भी लिखे है ना, उससे लोगों तक एक मैसेज जाना चाहिए और उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। कहानी रोचक भी होनी चाहिए। अगर कहानी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, रोचक नहीं होगी, तो लोग उसे क्यों पढ़ेंगे। कहानी दिल को छूने वाली होनी चाहिए और कहानी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए। और मनोरंजन भी होना चाहिए, यानी कि कहानी मनोरंजन करने वाली भी होनी चाहिए, है ना, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट है जो आप याद कर सकते हो। बहुत आसान है कि कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या एक अच्छी कहानी में क्या क्या गुण होते हैं। तो भाषा सरल होनी चाहिए, कहानी में संदेश होना चाहिए, कहानी में सच्चाई होनी चाहिए, कहानी रोचक होनी चाहिए, कहानी दिल को छूने वाली होनी चाहिए और कहानी मनोरंजन करने वाली होनी चाहिए। तो बहुत आसान है। अगला प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। कहानी को नाटक में बदलते समय, आपके बाद इस बार 12th के सिलेबस में क्या है, कहानी और नाटक से ही संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहे हैं कि कहानी को नाटक में बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कहानी को नाटक में चेंज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। या ये भी पूछ सकते हैं इसी प्रश्न को, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय। तो नाट्य रूपांतरण का मतलब वही है, नाटक में बदलते समय। तो आप नाट्य रूपांतरण शब्द को पढ़कर कंफ्यूज मत होना। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, बहुत आसान है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप प्रश्न से भी लिख सकते हो और यहां पे निम्नलिखित लिख देना। देखिए, जब हम कहानी को नाटक में बदलेंगे ना, तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। संवाद छोटे होने चाहिए। कहानी में बहुत बड़े बड़े संवाद होते हैं, तो आपने नाटक में अगर आप उसे बदल रहे हो, अगर आप कहानी को नाटक में बदल रहे हो, तो संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद सरल होने चाहिए, संवाद बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। बहुत आपने साहित्यिक लैंग्वेज का यूज नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना। बोलचाल का मतलब जो हम डेली वेज में क्या करते हैं, शब्द यूज करते हैं, है ना। तो ये 3 पॉइंट तो संवाद से ही रिलेटेड है, जो आप आसानी से लिख सकते हो कि कहानी को नाटक में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद सरल होने चाहिए। संवाद का मतलब जानते हो ना आप, डायलॉग। और संवाद बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। अनावश्यक दृश्य नहीं होने चाहिए। कहानी में बहुत सारे दृश्य होते हैं, लेकिन जब कहानी को हम नाटक में चेंज करते हैं ना, तो नाटक में हम फालतू के दृश्य नहीं दिखाते जिनकी जरूरत नहीं है। घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए। कहानी में हम एक घटना को बार बार दोहराते हैं, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक में आप एक घटना को बार बार नहीं दोहरा सकते। और भाषा सरल होनी चाहिए। तो सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद सरल होने चाहिए, संवाद बोलचाल की भाषा में होने चाहिए, अनावश्यक दृश्य नहीं दिखाने चाहिए, घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी।
चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स किसे कहते हैं? इनमें कोई सा भी शब्द दे सकते हैं। क्लाइमेक्स तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको पता है क्लाइमेक्स को हिंदी में चरमोत्कर्ष कहते हैं, तो क्या पता वो क्लाइमेक्स शब्द दे ही ना, वो कह दे चरमोत्कर्ष किसे कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स एक ही चीज है। देखिए, क्लाइमेक्स का मतलब आप समझ गए होंगे। क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि दर्शकों को या सुनने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए या ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है ना। आप कोई भी मूवी देखते हो, है ना, आप उस मूवी को तभी देखते हो जब तक आपके मन में मतलब एक वो होता है, कंफ्यूजन होता है कि आगे क्या होने वाला है। ये भी हो सकता है अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इस मूवी की स्टोरी है, तो आगे देखने में मजा ही नहीं आएगा और आप उस फिल्म को क्या है आधे में ही छोड़ दोगे, है ना। तो हमें वही फिल्म अट्रैक्ट करती है जिनमें बहुत ज्यादा क्लाइमेक्स होता है, क्योंकि तभी हम लोग उससे बंधे रह पाते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि क्लाइमेक्स किसे कहते हैं। देखिए, अगर कहानी में क्लाइमेक्स होता है तो लोग उस कहानी को पूरी जानना चाहते हैं, और अगर कहानी में क्लाइमेक्स नहीं होता तो लोग उस कहानी को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि अगर कहानी में क्लाइमेक्स होता है तो लोग उस कहानी को पूरी जानना चाहते हैं, और अगर कहानी में क्लाइमेक्स नहीं होता है तो लोग उस कहानी को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्लाइमेक्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें पता ना होना कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए देखिए, बाहुबली फिल्म के हिट होने का कारण उसकी कहानी और क्लाइमैक्स ही है। जो बाहुबली का सेकंड पार्ट भी आया था, लोगों के मन में यही था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये क्वेश्चन ही फेमस हो गया था। तो ये भी तो एक क्लाइमैक्स में छोड़ दी थी उन्होंने मूवी, ताकि जब हम सेकंड पार्ट लाएंगे हम इसको क्लियर करेंगे और दर्शक और भी ज्यादा थिएटर तक जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि बाहुबली फिल्म के हिट होने का कारण उसकी कहानी और क्लाइमैक्स ही था। अब देखिए, पूछ रहे हैं कहानी के इतिहास या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। मतलब कहानी की हिस्ट्री क्या है, कहानी कब से आई इस दुनिया में, कहानी का कॉन्सेप्ट कब से आया है। तो देखिए क्या है, कहानी का जन्म बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाता है। बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहानी का जन्म बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही उसे कहानी सुनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, दादी और नानी ने हमें बहुत सारी कहानी सुनाई है। तो कहने का मतलब है कि कहानी का इतिहास कहां से बनता है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तभी से कहानी का इतिहास शुरू हो जाता है। दादी नानी उसे बहुत सारी कहानी सुनाती है ना। और आगे लिख देंगे, जब इंसान इस दुनिया में आया तब से ही कहानी का इतिहास शुरू हो गया। तो ये आप लिख सकते हो कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब से ही कहानी का इतिहास शुरू हो जाता है, क्योंकि दादी नानी उसे बहुत सारी कहानियां सुनाती है। तो जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से ही कहानी का इतिहास प्रारंभ हो गया। और अंत में क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथानक में द्वंद्व क्यों होना चाहिए। कथानक का मतलब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं। कथानक कहते हैं जो पूरी स्क्रिप्ट होती है ना, जिसमें सारी घटनाओं का वर्णन होता है, वो सब कथानक है। अब वो कह रहे कथानक में द्वंद्व क्यों होना चाहिए। तो द्वंद्व का मतलब समझिए, द्वंद्व का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा आज मन कर रहा है कि मैं मार्केट घूमने जाऊं, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि यार छोड़, कौन मार्केट जाए। तो इस समय मेरे मन में 50-50% सिचुएशन है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। जैसे आपने वो नमक चैप्टर पढ़ा है, नमक चैप्टर में सफिया के मन में भी तो यही द्वंद्व चल रहा था कि मैं नमक की पुड़िया ले जाऊं या ना ले जाऊं। अगर मैं ले जाऊंगी और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे भाई की भी और मेरी भी बदनामी होगी, और अगर मैं नहीं ले गई तो मेरा सिख बीबी से किया हुआ वादा टूट जाएगा। तो ये प्रश्न वहां भी आता है और यहां भी इंपॉर्टेंट है कि द्वंद्व किसे कहते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ होता है दो चीजों में टकराव। माने दो चीजों में टकराव का मतलब क्या है, वही मेरे अंदर क्या है, इस समय मैं कंफ्यूज हूं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत सारी आती है जब हमें लगता है कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार दो पर्सनैलिटी के लोग भी मिलते हैं आपस में, है ना, तो उनके बीच भी टकराव होता है। दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों गर्म दिमाग के होते हैं, तो दोनों में झगड़ा हो सकता है। तो द्वंद्व का अर्थ होता है दो चीजों में टकराव। और आप आगे लिखेंगे, बहुत आसान है, जब भी कोई कहानी या नाटक बनता है तो कुछ लोग अच्छे बनते हैं और कुछ लोग बुरे बनते हैं, और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो पहले तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो चीजों में टकराव। फिर आप लिखेंगे, जब कहानी या नाटक बनता है तो उसमें कुछ लोग अच्छे भी बनते हैं और कुछ लोग बुरे भी बनते हैं, और ये जरूरी भी है। इसके आगे देखिए, अगर सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसा सोचेंगे,
एक जैसा करेंगे तो कहानी या नाटक नहीं बन सकता, और बन भी गया तो दर्शक उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई नाटक है और उसमें सभी लोग अच्छे ही अच्छे हैं तो दर्शकों का इंटरेस्ट नहीं बना रहता। दर्शकों को ऐसे नाटक पसंद आते जिसमें कभी क्या है, कभी हीरो जीते तो कभी विलन जीते, फिर कभी हीरो जीते कभी विलन जीते, उतार चढ़ाव होना चाहिए। तो द्वंद्व का मतलब वही होता है कि अगर कहानी में एक ही जैसे लोग हो जाएंगे, एक ही जैसी सोच होगी या एक ही जैसे कैरेक्टर या पात्र होंगे तो लोगों को वो कहानी क्या है, पसंद नहीं आएगी, चाहे वो कहानी हो या नाटक हो। तो ये प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।